हेलो स्टूडेंट्स, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एनालाइज कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने 22-23 का पेपर लेकर आई हूँ। ऑलरेडी हम इसके 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो कंप्लीट अपलोड नहीं हुई थी टेक्निकल इशू की वजह से, तो मैंने फिर से अपलोड की है 66 क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पर आप इससे पहले के क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, लुकिंग बैक एट वंस ओन टीचिंग, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, स्टूडेंट सक्सेस एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कि अपने आप में जो टीचिंग की है उसको आप देखो, ज़रा पीछे इसका फीडबैक देखो कि बच्चों को क्या रिस्पॉन्स रहा है, बच्चों को कितनी सक्सेस मिली है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव करने में, बच्चे के बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है, क्या उसने जो भी कुछ आपने पढ़ाया क्या उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूटिलाइज़ किया है, उसका यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है। इन सब को एक बार बैक की तरफ देखना, मतलब देखना अपना रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं। वैसे आप लोग देखोगे एक क्रिटिकल टीचिंग, जनरली इसी से हम रिलेट करते हैं। क्रिटिकल क्या होती है कि जब आप बीएड के दौरान आपकी कुछ क्लासेस होंगी जिसको हम कहते हैं क्रिटिसिज्म क्लासेस, वहाँ पर टीचर क्या करता है, आपको कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देता है। और हमेशा ध्यान रखना, टीचर कोई भी हो, आपको सुपरवाइजर कोई भी हो, आपको उन क्रिटिसिज्म को कभी भी निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि वो हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरीके से होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अगर आप रिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर कमियां हैं और उन कमियों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। उनको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, नहीं, आप कर लेंगे, बस आपको उनको इम्प्रूव करना है। नाउ डिडक्टिव टीचिंग क्या होती है? डिडक्टिव टीचिंग होती है जैसे अगर मुझे आप लोग को कुछ चीज़ पढ़ानी है और मैं उसका आपको लो बता देती हूँ। मान लीजिए मुझे आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाना है, मैं आपसे क्लास में कह रही हूँ कि बच्चों आज फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हर एक सेंटेंस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो विल या फिर शेल आएगी, और मैं आपको समझा रही हूँ कि आई के साथ आई और वी के साथ शेल आता है, वैसे विल आता है, मतलब ये सारी चीज़ें एक लो मैंने आपको बताया पहले क्लास में। उसके बाद मैं आपको सेंटेंस कराऊंगी, आई शैल गो टू स्कूल, ही विल गो टू द टू मॉर्निंग वॉक, लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, मैंने एक लो बताया, उसके बाद एग्जाम्पल। इंडक्टिव टीचिंग में हम क्या करते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, आपसे कह रही हूँ हमें फ्यूचर टेंस पढ़ना है। चलो क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेटमेंट है, आई शैल गो टू स्कूल, वी विल गो टू लंडन, वी एंड दे विल प्ले देयर, लाइक दैट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बार बार कुछ वर्ब्स का यूज़ हो रहा है, शैल विल। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर एग्जामिन करेगा चीज़ों को। ओके मैम फ्यूचर टेंस पढ़ा रही है, फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होगी। तो ये होता है तरीका इंडक्टिव टीचिंग, इसको डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चा खुद से लर्न करता है कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग होती है खुद से लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करना अपने अपने यूनिक बिहेवियर के बेसिस पर, और इस पर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में आप जाके देख सकते हो। Question number 67. The best method of teaching is to ask students to read books, impart information, suggest good reference material, initiate a discussion and participate in it. क्या सही आंसर होना चाहिए? स्टेटमेंट को रीड करने के बाद ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विच वन? डी, इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। क्योंकि बच्चे से कहना कि बुक को रीड करो, लैंग्वेज वाले टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज वाले जो टीचर होते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो संस्कृत होती हैं, उसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसको रीड कराना ज़रूरी होता है। इवन कुछ मेथड्स भी हैं रीड कराने के, साउंड मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट क्या है ज़रूरी यहाँ पर जो बेस्ट मेथड है टीचिंग का, तो टीचिंग में इन्होंने दिया नहीं लैंग्वेज पढ़ानी, साइंस पढ़ानी, सोशियोलॉजी पढ़ानी, क्या पढ़ाना है। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है कि एक डिस्कशन इनिशिएट करना है और बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके 68. विच अमंग द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायग्नोस करना प्रॉब्लम को, फिर उसके लिए दवाई प्रोवाइड करना, रेमेडी देना, डायरेक्शन देना बच्चे को कि कहाँ पर आप में अंदर फॉल्ट है, कैसे आपको इंप्रूव करना है, उसके बाद उसको फीडबैक देना, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट देना, लाइक दैट। तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो इन्होंने ऑप्शन में दी हैं सभी सही हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन कैन बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स थ्रू। कैसे डेवलप होती है फीलिंग? जब आप ग्रुप वर्क देते हो क्लास के अंदर, आप कहते हो कि बच्चों आप ग्रुप वर्क करोगे, यहाँ पे पहला बच्चा जो है वो मेंटर बनेगा, दूसरा बच्चा जो है वो आपका कुछ भी जो भी आपका प्रोग्राम होता है, मान लीजिए प्रेजेंटेशन देनी है तो एक बच्चा वहाँ पर स्लाइड बना रहा है, स्लाइड में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा बच्चा वहाँ पर उसको प्रेजेंट कर रहा है, तीसरा बच्चा वहाँ पर सारी जो टेक्निकल है उसको टेक्निकलिटी को मैनेज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रुप वर्क में जो आपके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो डेवलप होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह की वैल्यूज़ डेवलप होती हैं? बच्चे के अंदर टॉलरेंस आता है, और टॉलरेंस बेस्ट वैल्यू होती है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंदर ये आती है, टॉलरेंस आता है। एक दूसरे के जो बिहेवियर है, एक दूसरे का नेचर है, उसके साथ हम अपने आप को टॉलरेट करने की फीलिंग को डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ हारमोनियस डेवलपमेंट आता है।
ठीक है। उसके साथ साथ आपका फ्रेंडलीनेस नेचर भी आपके अंदर आता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, इसको कोऑपरेशन कहते हैं हम। बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप होती है एक दूसरे के साथ काम करने की, जब वो ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हेन अ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाट विल यू डू एज अ टीचर। जब लंबे टाइम तक एक स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट रहेगा तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? यू विल ट्राई टू नो द रीज़न फॉर हिज एब्सेंस, यू विल रिमेन इनडिफरेंट, यू विल सेंड अ वार्निंग लेटर, वार्निंग नहीं देनी है, कंप्लेन, प्रिंसिपल को कंप्लेन कभी भी नहीं करनी है वरना आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीज़न जानना है किस वजह से बच्चा नहीं आ रहा। और जब आप पर्टिकुलर लेवल पर ये चीज़ करते हो तो इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च, कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से कुछ बच्चे स्कूल के अंदर एब्सेंट है तो आपको एक्शन रिसर्च करनी है कि क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नाउ 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ना है, एलिमेंट इन द टीचिंग, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग टेक्निक्स, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्या सही जवाब होना चाहिए बेटा? अरे यार लाइव क्लास नहीं है, सॉरी। देखिए नॉलेज को मैंने कई मरतबा बताया कि नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। जब तक नॉलेज नहीं होगी, सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी टीचर की, तो वो कुछ भी क्लास के अंदर कह के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मान लीजिए उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप अपने स्टेटमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, उसके बाद अप्रोप्रिएट चूज़ करिए, जो सबसे आगे आ रहा हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज भी ज़रूरी है, टीचिंग टेक्निक्स भी ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट टीचर के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो बच्चा क्लास अटेंड नहीं करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि टीचर क्लास के अंदर आ रहा है, इस टीचर की तो मुझे क्लास लेनी ही नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट टीचर कहेगा इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, इसके साथ तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में रैपो अच्छा नहीं है, अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और टीचर उसको दिल पे लेके जा रहा है, कह रहा है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, इसने तो मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका मुझे जवाब ही नहीं आता। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, इसको चैलेंज समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आउट स्पोकन होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको मैनेज करना आना चाहिए, डिसिप्लिन में करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर उसको सोचे कि ये बहुत बुरा सवाल इसने मुझसे पूछा है, इसका मुझे बदला लेना। ऐसे टीचर मिलेंगे बेटा आपको, तो ऐसा नहीं सोचना है। स्टूडेंट टीचर के बीच में जब रिलेशन बहुत अच्छा होता है तभी जाके जो टीचिंग होती है बहुत अच्छी हो पाती है। ठीक है, नाउ फॉर अ गुड कम्युनिकेशन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग विदाउट पॉज, बहुत बार बार बोलते रहना, बिल्कुल स्टॉप नहीं करना। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, पॉज कम नहीं लेती हूँ लेकिन लेना चाहिए। विदाउट स्पीकिंग, विदाउट पॉज बहुत बेकार कम्युनिकेशन होता है। पॉज अगर नहीं लेना, बार बार बक बक कर रहे हो, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। स्पीकिंग इन अ माइल्ड टोन, हल्के हल्के बोलना, ऐसे नहीं बोला। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप जो भी बात कर रहे हो कि उर्दू लैंग्वेज में बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलो, संस्कृत में बोलो, किसी को नहीं अच्छी लगेगी। जब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फॉर इफेक्टिव टीचिंग? क्या होती है इफेक्टिव टीचिंग की? कॉन्फिडेंस, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, क्वेश्चनिंग और लेवल ऑफ द स्टूडेंट। देखिए कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है एज अ टीचर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे को पढ़ाने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस होने के लिए हमेशा ये नहीं कि आप बिल्कुल 100% क्लास के अंदर आप जो पढ़ा रहे हो आपको सब कुछ आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो पढ़ाने जा रहे हो आपको 90% आता है, 10% नहीं आता, लेकिन दिल पे नहीं लेना है। हमेशा कहती हूँ एज अ टीचर आपके अंदर वो वैल्यूज़ होनी चाहिए कि क्लास को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको किस डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछने हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, वो भी स्किल्स होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है बेटा? इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? क्लास के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिट डाउन, स्टैंड अप, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो भी आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, जो भी कंटेंट आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन में वेराइटी होनी चाहिए कि आपने मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप साइंस को पढ़ा रहे हो टीचिंग जो आपका लेक्चर मेथड है, आप खड़े हो क्लास के अंदर आके आपने पूरा लेक्चर दे दिया, बिल्कुल रीड कर दिया चैप्टर को, क्या किसी की समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इवन हर किसी के लिए साइंस कभी भी लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाई जा सकती। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बहुत सही होता है। आपको बीच बीच में डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताना होगा बच्चों को कि बच्चा इस तरीके से हम करते हैं साइंस में, ये पेपर की कटिंग होती है, ये पेपर की बर्निंग होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन के हम कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराते हैं क्लास के अंदर, वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। तो क्या है, कुछ देर आपने ये कराया, उसके बाद आपने अगर लैंग्वेज के टीचर ने थोड़ा सा रीड करा लिया बुक को, या फिर थोड़ा साउंड नॉलेज इस तरह से प्रोवाइड की, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिए, तो क्या हुआ? वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक मेथड फॉलो किया हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं हम जो टीचिंग मेथड होता है उसको। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 74, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। अच्छा, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, क्या किसी बच्चे को पता है? यहाँ पर टीचिंग एड्स होते हैं आपके डिफरेंट तरीके के, जो एक टीचर बच्चों को इंगेज करने के लिए क्लास के अंदर करता है। जो भी बच्चे को पढ़ा रहा है वो उसके अच्छे से समझ में आए इस तरीके से करता है। जैसे कि मान लीजिए टीचिंग एड्स होते हैं आपके ऑडियो एड्स, ठीक है, कि आपने कुछ ऑडियो सुनाई है बच्चों को। होते हैं वीडियो एड्स, आपने कुछ वीडियो दिखा दी है, ऑडियो वीडियो जो एक साथ होते हैं ऑडियो वीडियो। या फिर आप चार्ट पेपर लेकर जा रहे हो या आप कुछ फ्लैश कार्ड लेकर जा रहे हो, ये सारे टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं। डिफरेंट तरीके के टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, मिनिमाइज इनडिसिप्लिन, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम एंड इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो 74 का सही आंसर होगा इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं साइंस में पढ़ाती थी, जो वेनेशन होता है, अगर किसी बच्चे को आता हो वेनेशन, तो मैंने वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के टीचिंग एड्स यूज़ किए हैं। मैंने क्या किया था, लीव्स ली थी और लीव्स को इस तरीके से, लीव्स होती हैं आपकी, उसको मैंने, ये मेरी अपनी यूनिक आइडिया था लेकिन मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे कट किया था। 30 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर और इस तरीके से छोटे छोटा पेपर को कट किया था मैंने, और उसके ऊपर लीव को यहाँ पर रखा और सबको स्टैपल कर दिया, ठीक है, ब्लैंक पेज था, सबको स्टैपल कर दिया। 30 लीव्स में लेकर गई क्लास के अंदर, मैंने बच्चों को वेनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद उन सबको ये टीचिंग एड्स प्रोवाइड कर दिए, हर एक स्टूडेंट को, और मैंने उनसे कहा कि आप इसके ऊपर स्केच करिए पेंसिल से। और जैसे बच्चा पेंसिल से स्केच करता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर वेनेशन इस तरीके से दिखने लगता है, ठीक है, हल्का हल्का उनको जाहिर होने लगता है कि किस तरह का वेनेशन है वहाँ पर। तो इससे क्या पता चलता है, मैंने बच्चों को समझाया कि जो सिंपल इस तरीके से होता है वो आपका पैरेलल वेनेशन होता है, दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बेसिकली ये साइंस की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे मकसद बताने का ये है कि ये जो टीचिंग एड्स होता है, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बच्चे को क्लास में अच्छे से इंगेज करें, बच्चा उसमें मोटिवेट रहे, अच्छे से पढ़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका इंगेजमेंट, ताकि उनको भी लगे कि हाँ वो कुछ पढ़ रहे हैं। सब कुछ टीचर करता रहेगा तो बच्चे को लगेगा कि उसने कुछ नहीं पढ़ा क्लास में। नाउ, टीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑल ऑफ द अबव ना बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट होता है। ये टीचिंग वाले जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें जनरली अगर ऑल ऑफ द अबव है, जनरली सही हो जाता है, क्योंकि ये सारी नॉलेज, जैसे अगर हमें पूछना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि क्या अप्रोप्रिएट होगा। लेकिन जब ये सारी बातें कह रहे हैं तो ये सब कुछ तो है ना, बस निगेटिव पॉइंट नहीं जाना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ बीइंग ऑब्जर्व। वर्ल्ड डे किसके जरिए आया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 12 जून को सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि बच्चे जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं वो सब ना हो, उनसे कितना नुकसान हो रहा है, हम अपने बच्चों को फ्यूचर, नेशन का फ्यूचर मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 12 जून को इनिशिएट किया गया है। नाउ, RTA एक्ट मैंडेट्स, कितना मैंडेट्स करता है? फॉर सीट्स इन द ऑल स्कूल्स शुड बी रिजर्व होनी चाहिए फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। RTA एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है? RTA एक्ट 2009 में आया था। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, RTA एक्ट 2009 में आया था और आपका जो आर्टिकल 21 है, ये आपका 21A जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन के लिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, ये आया था आपका 2002 में, ठीक है। अब 2002 में जब आपका फंडामेंटल राइट बन चुका था एजुकेशन, तो उसके बाद RTA 2009 लाने की क्या ज़रूरत थी? सारे बच्चे इसको बताएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि RTA एक्ट में क्या, किसके लिए कितना मैंडेट था? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज के लिए 25। आप लोगों ने हिंदी मीडियम मूवी देखी है? कोई बच्चे ने अगर देखी हो हिंदी मीडियम मूवी तो उसमें मुझे बताएगा कि ये जो प्रोविज़न था उन्होंने कौन सा प्रोविज़न यूज़ किया था उस मूवी में, ठीक है। नवोदय। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, आप लोग को देखनी चाहिए। एक मूवी है आपकी तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर जो बच्चा है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस बच्चे को कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, डिसलेक्सिया होता है, डिस्प्लेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो आप लोग को बताना कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, तारे ज़मीं पर जो बच्चा है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी थी? डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, आप लोग को एक दो का आंसर ज़रूर देना है जो मैंने बताया, ठीक है। नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, कहाँ पर एस्टैब्लिश होते हैं? एस्टैब्लिश क्यों एस्टैब्लिश होते हैं? इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ में। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है बच्चा कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो नवोदय स्कूल जो होते हैं वो जो रूरल चिल्ड्रन है, टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन है, उनके लिए बनाए गए हैं। प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन द रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, चेक वेस्टेज ऑफ स्टूडेंट, इन सब के लिए नहीं, ठीक है। नाउ
विजिटर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विजिटर प्रेजेंट यानी कि करंट अफेयर्स की बात आ गई है, तो करंट अफेयर में चेंज होता रहता है। आप लोग जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ोगे उनको अपने रियल टाइम से मैच कर लेना एक बार। तो ये 2023 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग रामनाथ कोविंद है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 14 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी डे, राइट। नाउ एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर, ये किस में आता है बच्चे? ये तो ना AMU का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। AMU के 2 फेवरेट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है, एक नेशनल एजुकेशन डे है। एक उससे भी पूछते हैं, वो RMS से भी पूछते हैं, RMS से मैंने आपको शायद बताया था, SS से। और एक अब दूसरा आ गया समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और AMU वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। SS से होता है आपका सर्व शिक्षा अभियान जो प्राइमरी लेवल पर आया था 2001 में। RMS से होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आपका 2009 में आया था। एक ये भी होता है बच्चों RUS से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये उच्चतर होता है हायर क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे ना रिलेट करके चीज़ों को, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखिए सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। RMS से माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी लेवल पर 2009 में आया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर यानी कि हायर जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन पर, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, एजुकेशन कहाँ पर रहता है? किस लिस्ट में? कनकरेंट लिस्ट में। लेजिस्लेशन में कितनी लिस्ट होती है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है पहले उसमें था एजुकेशन, उसके बाद कनकरेंट में आया। अच्छा कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, राइट, 76। देखा करो, कुछ पढ़ा करो बेटा। नेशनल एजुकेशन डे इंडिया में कब सेलिब्रेट होता है? इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनी हुई है और उसको देख लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि वो हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। हमने कल पढ़ा था पिछले वाले पेपर में, स्वयं की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी। उसका एक प्लेटफॉर्म होता है MOOC। उसमें में ये भी क्वेश्चन आया था कि जहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका अर्पित दिया था ना, उसकी फुल फॉर्म भी वहाँ पर दी थी। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। MOOC होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। Now, which scheme recommends that when attending school a girl child can get an annual scholarship? किस स्कीम के तहत लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है एनुअल? कहाँ से? 300 से 1000 तक टिल 10th स्टैंडर्ड। ये आपकी बालिका समृद्धि क्या होती है? समृद्धि पैसे वाली चीज़ है, ठीक है। योजना थी बेटी बचाओ स्कीम, ये भी आपका AMU का फेवरेट नहीं रहा, पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था, 2015 में आया था। अच्छा वैसे एक बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं सच बता रही हूँ। 2015 में स्कीम आई थी और यहाँ पर जो गर्ल्स का GER है वो बहुत इंप्रूव हुआ है इसकी वजह से, ठीक है ना। सेकेंड एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, मुदालियर कमीशन। और ये आपका आया था 1952 में। ये सेकंड कमीशन था आपका, पहला कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और ये आपका 1948 में आया था आपके इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और RUS से अभी बताया मैंने आपको, RUS से कहाँ पर है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नाउ यूनियन मिनिस्टर HRD इन्होंने लॉन्च किया था स्पार्क। अच्छा स्पार्क की फुल फॉर्म बताना ज़रा मुझे, ये कब लॉन्च हुआ था? 25 अक्टूबर 2018 में। ये आपका करंट अफेयर्स है। अच्छा एक स्कीम और चल रही है अभी, और करंट की स्कीम मैं आपको बता देती हूँ, महिला सम्मान स्कीम, ठीक है। महिला सम्मान स्कीम है, उसके अंदर क्या है कि जो महिलाएं हैं वो 1 लाख का डिपॉजिट करेंगी और उनको अराउंड 7% का कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये महिला सम्मान स्कीम है जो करंट में चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इन विच एजुकेशन सिस्टम अ स्टूडेंट वाज टर्म्ड एज श्रामण, स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम में श्रामण किस फिलॉसफी के अंदर है? ये स्टूडेंट को श्रामण बताया गया है किसके अंदर? बुद्धिस्ट के अंदर। वैदिक, इस्लामिक, जैनिज्म, इन फिलॉसफी, ये फिलॉसफी वैसे आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हायर एजुकेशन पर आती है, लेकिन ये स्टूडेंट टर्म दी गई है इसलिए यहाँ पर बुद्धिस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट? अच्छा देखो गारंटी लास्ट पेपर में आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, यहाँ पर है गारंटी। बच्चों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दे दो, आपका पेपर हर कीमत पर सॉल्व हो जाएगा। मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ लोगे 100% आप लोग का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। गारंटी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल, सो DPSP में क्या फ़र्क होता है? फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे अधिकार हैं। अगर उनका कोई वायलेशन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने उनको रेमेडी ले सकते हैं, जिसको हम रिट्स के नाम से जानते हैं। कुछ डिफरेंट रिट्स होती है जिसके तहत हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स उनका वायलेशन हुआ है उनको एनफोर्स करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। DPSP ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट्स
खुद कुछ लॉ बना के उनको इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट चाहे तो ये गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है कुछ चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कुछ DPSP में दिया हुआ है और वो फॉलो नहीं कर रही गवर्नमेंट तो हम कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर जाएँ सुप्रीम कोर्ट कहें कि गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किस आर्टिकल के अंदर आता है? 30, आर्टिकल 30, ठीक है। और सारे आर्टिकल्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, 25 ग्रुप आर्टिकल्स भी बताया, इंडिविजुअल आर्टिकल्स भी बताया, ठीक है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 15 किससे होता है? इस पर एक मूवी भी है आर्टिकल 15, मूवीज़ भी देखा करो, अच्छी मूवीज़ देखा करो, ठीक है। इन अक्टूबर 2018 में क्या हुआ था? HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इम्प्रेस स्कीम। अच्छा, इम्प्रेस स्कीम की फुल फॉर्म अगर किसी बच्चे को पता होगी तो उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी रिसर्च को आपका फेवर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्रेस स्कीम की आपकी फुल फॉर्म होती है impactful policy research in social science. Let me write impactful policy research in social science. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? सोशल साइंस से पूछा है। कहाँ पर क्या सही जवाब होगा? अब तो मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद से सर्च करो क्या सही जवाब होगा। UGC ने 2018 में क्या किया था? एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। अच्छा, कमेटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमेटी होती हैं, जैसे कस्तूरी रंगन कमेटी थी आपका, जिसने ड्राफ्ट बनाया था NEP का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है प्रोफेसर सालूंग की कमेटी 2018 में आई थी। ये इसलिए आई थी कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो होते हैं रेगुलर कोर्सेज के, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। एक मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बताई थी यशपाल कमेटी, जो बच्चे क्लास के अंदर थे, यशपाल कमेटी, वो मुझे बताएं कि किस लिए होती है। 2 जगह बताया था, एक तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के लिए बताया था और एक और दूसरा था। तो ये दोनों आप जो कमिटीज़ हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है पहली रेलवे यूनिवर्सिटी? आपकी वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पर है? कभी गुजरात की तरफ जाओ तो देखना कहाँ पड़ता है, ठीक है। जब लीडरशिप डेवलपमेंट होता है माइनॉरिटी वुमेन के लीडरशिप, माइनॉरिटी कौन होती है? एक मैंने आपको एक्ट पढ़ाया था, कौन सा एक्ट था आपका? माइनॉरिटी एक्ट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज़ किस किस को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हिंदू जो रिलीजन है वो डोमिनेंट रिलीजन है, डोमिनेंट इन द सेंस वो मेजर रिलीजन है, सॉरी डोमिनेंट नहीं मेजर रिलीजन है, ठीक है। मेरी टर्मिनोलॉजी को गलत मत कर देना। यहाँ पर इस्लाम हुए वो आपका माइनॉरिटी रिलीजन के अंदर आता है इंडिया के अंदर। उसके अलावा बुद्धिज़्म, ठीक है, जैनिज़्म, देन पारसी, जिनको ज़ोरोस्ट्रियन भी कहते हैं, पारसी और जैन हो गया, पारसी हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इस्लाम हो गया, सिख, ठीक है, ये आपके, और हाँ क्रिश्चियन, ये आपके माइनॉरिटी रिलीजन है इंडिया के अंदर। रिलीजन, अच्छा, इंडिया में 2 तरह की माइनॉरिटी है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और एक आपकी रिलीजन माइनॉरिटी। 2 तरह की माइनॉरिटी इंडिया के अंदर होती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसमें भी अलग अलग जो कम लेवल की लैंग्वेजेस हैं जो कम बोली जाती हैं, कम जगहों पर बोली जाती हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती हैं। खैर, रिलीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्ट आया था उसमें जैन नहीं था, बाद में जैन को ऐड किया गया है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या पूछा है कि जो माइनॉरिटी वुमेन है उनके लिए कौन सा, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, हर एक लीडर के अंदर नहीं होती है। तो ये कौन सी स्कीम थी? कौन सी स्कीम थी बेटा? नई रोशनी स्कीम। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। साक्षर भारत मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये कब आई थी? पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, ठीक है। 1992 में उसका क्या हुआ था? 1992 में नहीं, 86 में आई थी सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद 1992 में प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था। वास्तुशास्त्र क्लासेस ये कहाँ पर स्टार्ट हुई हैं? अच्छा, कल उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था IIT खड़गपुर के बारे में, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो भी। तो वास्तुशास्त्र ये कहाँ पर होती है? ये आपका IIT खड़गपुर में। देन राइट टू फ्री, फिर से राइट आ गया आपका, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, ग्रुप 6 to 14 इंसर्ट किया गया है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पर? आर्टिकल 21A, ठीक है। और 21 में ही क्यों किया गया है? क्योंकि 21 आर्टिकल जो है आपका वो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी से डील करता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। अच्छा, मेनका गांधी वाला केस पढ़ा है किसी बच्चे ने? ये कब आया था? जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का था, किसी उन्नी के करके था कुछ, ठीक है, उस वाले केस में। इतनी सारी बातें आप लोग के सिर से ऊपर जा रही होंगी मुझे लग रहा है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ इनको समझो, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर आप BED एग्जाम देने जा रहे हो, ओके। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है वो डिग्निफाइड लाइफ कब होगी? जब हमारे पास एजुकेशन होगी, तो इसीलिए उसको आर्टिकल 21 में रखा गया है ना। दीक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ था, किस लिए लॉन्च हुआ था? अभी मैंने आप लोगों को स्कीम बताई थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और ये दोनों बताई थी, ठीक है, 2001 और 2009 दोनों बताई थी ना अभी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी के लिए। अब आपका आया समग्र शिक्षा अभियान,
ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में क्या किया है इन्होंने कि सर्व शिक्षा को भी RMSO को भी, इन दोनों को ऐड कर दिया। इसके साथ दीक्षा एक पोर्टल था टीचर एजुकेशन के लिए, उसको भी ऐड कर दिया है। तो बेसिकली तीनों को ऐड कर दिया है समग्र शिक्षा अभियान में, समग्र शिक्षा अभियान में। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना। और ये दीक्षा पोर्टल है, लॉन्च हुआ था किसके लिए, अभी तो बताया टीचर एजुकेशन के लिए, तो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर एजुकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, पॉपुलेशन एजुकेशन क्यों पढ़ाई जाती है, डेमोग्राफिक एजुकेशन क्यों पढ़ाते हैं, पॉपुलेशन एजुकेशन को डेमोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक एजुकेशन। चलो क्यों होती है ये प्रोग्राम, क्यों किया गया है, किस पर्पज़ के लिए, कि पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना, नहीं, देखिए पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना अच्छा नहीं है, पॉपुलेशन को आपकी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर आप देखें जापान के अंदर, तो जापान के अंदर क्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है, जो कि आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन वर्किंग क्लास वहाँ पर कम है। तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं करनी है, बल्कि रैशनल और रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, कि हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है क्या वजह है, रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड्स हो टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन इन इंडिया साइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर ये तो आपका 30 तक आया था ना, 30 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 18 से 30 तक आना था कि हमें कब तक अचीव करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ए भी नहीं होगा, 18 से नहीं था। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको बताऊँगी बाद में, आप लोग सर्च करना इसको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।